स्वागत है अपना हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 ईस्वी का विरोध। ये अध्याय 2 हिस्ट्री की बुक है, आपकी कक्षा 8 की SCERT की बुक है, जो BPSC टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की है। आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग इसमें डिस्कस 1857 के विरोध के कुछ कारण के बारे में बात करेंगे, और हम लाइन बाय लाइन भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उस पर भी बातें करेंगे। सन 1856 तक अंग्रेज संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए थे। उन्होंने भारतीय राजाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया। जो राजाओं के अधिकार थे उस समय, उस अधिकार से वहाँ पे वंचित कर दिया गया था उन्हें। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे जो हमारे राजाओं के हक थे उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया। जो भी उन्हें हक था वो उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक है। और अंग्रेज़ों के पहले विदेशियों जो भी भारत में आए, जैसे मुग़ल आया और भी कोई आया, तो भारत में आके भारत का ही हो गया। वो यहाँ की सभ्यता संस्कृति का अंग हो गया और पिता पुत्र का रिलेशन हो गया। वो भी उसका प्रोग्रेस चाहता था, सोचता था जिस जगह पे रह रहे हैं उसका प्रोग्रेस कर दें। लेकिन अंग्रेज़ का सोच ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ का सोच बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो सिर्फ यहाँ से धन अर्जन, आप कह सकते हैं कि अपने देश के विकास के लिए जो भी उसके लिए चीज़ें थी वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता था। वो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक डोमेन को इफ़ेक्ट किया, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि हर एक जगह इसके लिए कुछ ना कुछ विरोध भी इसके लिए यहाँ होना शुरू हुआ। विरोध के कारण में बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक कारण में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये दिखेगा राजनीतिक कारण में कि कुछ जो राजनेता थे, राजनेता या आप कह सकते हैं जमींदार हो गए, या उस समय जो बड़े लोग थे उनको दुख पहुंचाना। जैसे कि आप देखो ये सेक्शन जिसमें आपको दिखाया गया कि बाजीराव द्वितीय के पुत्र दत्तक नाना साहब की पेंशन समाप्त कर दी गई थी। आप कह सकते हैं कि दत्तक पुत्र कहने का मतलब कि जैसे जिनके घर में नहीं होता था, बच्चे नहीं हुए, तो किसी को गोद लेके राजा बना देते थे। या आप कह सकते थे कि झांसी की रानी पुत्र ही गोद ले ली। तो इन सब चीज़ को जो डलहौजी जी थे वो इन सब चीज़ को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि आपका पुत्र है तो ठीक है, नहीं तो वो सारा चीज़ अंग्रेज के प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, आपका जो भी है वो अंग्रेज के राज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक और फैक्ट देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो पंजाब में उस समय दिलीप सिंह आपके राजा थे, आप या राजा कह सकते हैं, वहाँ के महाराजा थे, महाराजा दिलीप सिंह। आप देखेंगे उनको ईसाई बनाकर इंग्लैंड भेज दिया और उनसे कोहिनूर हीरा हड़प लिया। मीन्स कहने का मतलब अगर पूछे कि कोहिनूर हीरा अंग्रेज को किससे हड़पा, तो दिलीप सिंह से हड़पा। और उन्हें कहाँ भेज दिया, तो उन्हें ईसाई बना के इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें होगी। ऊपर से बहादुर शाह ऊपर मुग़ल का अंतिम राजा आप कह सकते हैं, उसके साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अंग्रेज तो उनके साथ तो अच्छा करते ही नहीं थे, जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो उनका जो पहले से उनको सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरे के बात ही छोड़ दें। डलहौजी ने दक्षिण भारत में लगभग 20,000 जमींदारियां जब्त की। आप कह सकते हैं अवध को ब्रिटिश राज में मिलाने के लिए नवाब की सेना बर्खास्त कर दी। जागीरदारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। प्रशासन के क्षेत्र में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई और भारतीय उच्च पदों को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भारत बनता कांस्टेबल बनता, ऑफिसर नहीं बन सकता था। कोई भी ऑफिस में भी रहता कर्मचारी बन सकता था, आप प्यून बन सकता था, कोई अच्छा पद नहीं पकड़ सकता था। तो ये भी एक राजनीतिक कारण है जिसमें आप मेनली आप झांसी की रानी वाला चीज़ याद रख सकते हैं। पेशवा बाजीराव जो था दत्तकपुर, उनको पेंशन समाप्त कर दिया गया, और ऊपर से दिलीप सिंह को ईसाई बना के इंग्लैंड भेज दिया गया, कोहिनूर हीरा झड़प लिया गया। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब आर्थिक कारण, अब देखो आर्थिक कारण तो जनरल सी बात है, हमारा कोई भी इकोनॉमी सिस्टम या आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं, किसान मजदूर, ये सब हमारे आर्थिक कारण हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना। तो आप जानते हैं कि बहुत सारा एक्ट आया था जिससे आप कह सकते हैं कर वसूलने के लिए, और उस एक्ट के दौरान वो क्या बहुत सारे जो किसान थे वो या तो भूमिहीन हो गए, नहीं दे पाए कर, तो उनकी भूमि जब्त कर ली। और जो थे भी तो वो उनको इतना ज़्यादा कर देना पड़ता था कि उनको मजदूर जैसा पैसा मिलता था। अंग्रेज द्वारा लागू गई भूमि और औद्योगिक नीति किसानों कारीगरों को हानि पहुंचाई। वे भारतीयों का शोषण करते थे, भारत का धन इंग्लैंड भेजते थे। तुम ये भी जान सकते हो भूमि प्रबंधन ने किसानों के आर्थिक संकट को बढ़ा दिया। उन्हें बहुत दोहन देना पड़ता था। इंग्लैंड ने भारतीय वस्त्रों पर भारी चुंगी, मतलब यहाँ से कॉटन ले जाएंगे, वहाँ से वस्त्र बना के लाएंगे तो आपसे बहुत पैसा लेंगे,
यहाँ कॉटन आप उपजाएंगे तो उस पर टैक्स लेंगे, हम वस्त्र बना के बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं देंगे। मतलब ऐसा सिस्टम है। व्यापार पर विदेश का नियंत्रण था, भारतीय कारीगर कच्चा माल नहीं प्राप्त कर सकते। कॉटन उपजाओ लेकिन तुम मत रखो, तुम लोगे तो तुम कपड़ा बना लोगे ना, तो अपना बेचने लगोगे, तो मेरा कौन लेगा। इसलिए कॉटन रॉ मटेरियल डायरेक्ट जाएगा इंग्लैंड, वहाँ से कपड़ा बन के आएगा और तुमको मिलेंगे हम ऊंचे दाम में। राज दरबार के समाप्त हो जाने से उच्च कोटि का भोग विलास की वस्तुएं जो थी, आप वो भी आप कह सकते हैं, जो मजदूर थे, कारीगर थे, कुछ बनाते थे, जो कोई कारीगर है अच्छा सा बना रहा है, कारपेंटर है, लकड़ी बनाने का बहुत अच्छा सा कारीगरी काम करता है, राज दरबार में जाता, राजा खुश होकर उससे ले लेता था। ये सब चीज़ का आपको यहाँ डिमांड नहीं रहने लगा। जो भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी वो सब चीज़ का अब डिमांड एकदम खत्म हो गया। अब एकदम जो जनरल चीज़ें, जो काम की चीज़ें थे, कुम्हार उम्हार वाला वो सब काम वाला चीज़ रहता, तो उसका भी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होने लगा। पेज नंबर 2 में आप देखेंगे कि सरकार ने अनेक जमींदार किसानों की ज़मीनें जब्त कर ली, उन्हें आजीविका का कोई साधन नहीं था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, इस व्यवसाय को उलट देना चाहते थे। देसी राज्यों के समाप्त हो जाने से इन राज्यों के लोगों की नौकरियाँ चली गई। अब देसी राज्य के समाप्त हो जाने से लोगों की नौकरियाँ चली गई, मीन्स पहले जमींदार के अंदर रहते थे तो काम करवाते थे, जानते थे वो फलनमा मेरे आदमी है, तलनमा मेरे आदमी है, तो काम करवाते थे। लेकिन यहाँ तो अंग्रेज अपने हिसाब से चीज़ें करवाने लगे तो उसकी नौकरियाँ चली गई। कंपनी को सरकार ने इनको पुनः नौकरी नहीं दी, फलतः ये लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे। अब जॉब जाएगा, घर में सोर्स ऑफ इनकम जाएगा, तो वो तो विरोध करेंगे ही ना, तो यहाँ पे ये लोग विरोध करने लगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ तक चीज़ें देखते हैं तो उसके बाद आता है सामाजिक और आर्थिक कारण। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक कारण ये है। अंग्रेज भारतीयों को हीन समझते थे, जनरल सी बात है। ईसाई पादरी हिंदू मुसलमान रीति रिवाजों की निंदा करते थे, जो क्रिश्चियन वगैरह थे, मुझे लग रहा है धार्मिक कारण है। उनके द्वारा बनाए गए समाज सुधार आंदोलन भारतीय संदेह की दृष्टि से, यानी अगर कोई ऐसा चीज़ जो ईसाई अच्छा भी करते थे, देखो जैसे कुछ चीज़ अच्छा भी किए, तो उनको वो लोग फिर भी उनको वो लोग देखते थे संदेह की दृष्टि से। जैसे कि सती प्रथा एक बुरी चीज़ थी, उसको अंग्रेज खराब किए, तो लोग अरे बाप रे, ये तो मेरा सब कुछ बदल रहा है, मेरा नियम कानून बदल रहा है। फिर देखे विधवा पुनर्विवाह, अरे ये तो मेरा सारा सिस्टम बदल रहा है। उनको लगा कि ये मेरे खिलाफ हो रहे हैं, इनसे कट्टरपंथी हिंदू समझने लगे कि उन्हें भ्रष्ट किया जा रहा है। मिशनरियों ने हिंदू मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, बहुत सारा मिशनरी था, हिंदू मुसलमान को बदल भी रहा था, धर्म परिवर्तन। सरकार ने मिशनरियों को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देती थी। कुछ अच्छा चीज़ जैसे रेलवे आ गया, टेलीग्राफ आ गया, नई शिक्षा नीति आ गई, तो ये सारा चीज़ उनको लग रहा था कि ये नहीं, ये सब कुछ हमको धर्म परिवर्तन के लिए करवाया जा रहा है, कुछ ऐसा चीज़ है। अंग्रेजी सिखाया जाने लगा, ये सारी चीज़ों को उन्होंने उपेक्षा करना की, मतलब उसको इग्नोर करना शुरू किया। ठीक है, सरकार ने मंदिरों और मस्जिदों की ज़मीन पर भी कर लगा दिए, मंदिर मस्जिद पे कर, और कोई भी हो ऐसा उन लोगों के प्रॉपर्टी पे कर नहीं। और अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगने लगा, उनका धर्म खतरे में है, इसलिए ये सामाजिक और धार्मिक का बन के आ गई। यहाँ तक आप समझ गए, यानी उनको एक डर का भाव आ गया। कुछ नई नई अच्छी भी चीज़ें आई, लेकिन कुछ नई चीज़ें आई तो उनके मन में ये लगने लगा कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाह रहे हैं, वो उनका धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं, इसलिए वो इस बारे से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नाखुश थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सैनिक असंतोष, ये तो एक कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, लेकिन ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है नहीं, लेकिन सुनते हैं। सन 1857 के विरोध के पहले देश के विभिन्न छावनियों में सैनिक ने समय समय पर विद्रोह किया। कंपनी की सरकार द्वारा भारतीय राजाओं के साथ किए जा रहे व्यवहार से असंतुष्ट थे। भारतीय राजाओं के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं, हम भारतीय राजा के साथ कर रहे हैं, तो ये कुछ तो असंतुष्ट थे ही। हिंदू धर्म में अंधविश्वास था समुद्र यात्रा। अब जैसे कि सैनिक को वो लोग सी के उस पार ले जाए, मान लो कि इंडिया यहाँ है और यहाँ से वहाँ लेके गए वो सैनिक को इस जगह पे वॉर कराने, तो समुद्र को पार करना भी एक असंतोष भरा काम था। उनके हिसाब से हिंदू धर्म में एक अंधविश्वास थी कि समुद्र यात्रा नरक का कुंड है। इनसे हिंदू सिपाहियों में असंतोष था। ऊंची जाति के सिपाहियों को अन्य जातियों के साथ खाना पड़ता था, उन्हें चंदन का टीका लगाने, पगड़ी बांधने के लिए मना कर दिया गया था। ठीक है, हाँ यहीं पे है। ठीक है, अंग्रेजी सिपाहियों ने हिंदुस्तान अधिक वेतन और भत्ते मिलते थे, और हिंदुस्तान सेवक सिर्फ युद्ध काल में भत्ते मिलते, यानी वॉर होगा उस समय आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वैसा देंगे, बाकी समय में कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा वैसा नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गई थी। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं कि सन 1856 में कानून के अनुसार विदेशी सेवा उनके लिए अनिवार्य हो गई। इसके अलावा उनके लिए विदेशी सेवा भी अनिवार्य हो गया। इम्पोर्टेंट था कि उनको विदेश में जाके भी कुछ सेवा देना पड़ेगा, ये भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो एक और चीज़ थी कि आप रेशियो ये जरूर याद रखिएगा, 1:1 यानी ब्रिटिशर 5 जो होगा हिंदुस्तानी होगा, ऐसा। सैन्य में अंग्रेजों को हिंदुस्तानी की संख्या 1:5 अनुपात में थी। हिंदू सिपाहियों ने भारत के स्वामी बनने का अवसर दिया। हिंदुस्तानी सिपाही कह रहा था कि आप चलाइए, ऑनर बनिए, लेकिन फिर भी आप मुझे मौका तो दीजिए कि अगर हम लायक हैं उस, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ नहीं मिल रहा था। ये आप जनरल चीज़ें आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तत्कालिक कारण। यहाँ है जो है वो तत्कालिक कारण लिखा हुआ है। तत्कालिक कारण क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग अभी बातें करेंगे। जो एकाएक सडनली कोई कारण जनरेट हो गया उसके बारे में। सन 1857 तक विद्रोह के लिए वातावरण तैयार हो चुका था। NP2 राइफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तरह का बंदूक था जिसमें जो थी ना से उसके राइफल की कारतूस में गाय की, सुअर और चर्बी डाली जाती, गाय की और सुअर की चर्बी डाली जाती थी। इनसे दांतों से काटना पड़ता था। एक ऐसा कारतूस था आप कह सकते थे बंदूक में यूज कि उसमें गाय और सुअर की, देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को चोट पहुंच गया, तो इससे दोनों की भावनाओं को चोट पहुंची और ये बात तुरंत र्यूमर की तरफ फैल गई। ठीक है, उन्होंने समझा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। चर्बी वाला कारतूस की अफवाह चारों ओर आग की तरफ फैली। 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर में एक सैनिक मंगल पांडे जिनका नाम था, 2 अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी। ध्यान रखना 29 मार्च 1857 को, ठीक है, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। पता चला फांसी पर लटका गया। इस घटना से मेरठ, दिल्ली, कानपुर और झांसी की छावनियों के सिपाहियों को उत्तेजित कर दिया। 6 मई 1857 की मेरठ छावनी के 86 सिपाहियों ने कारतूस वाली राइफल चलाने से इनकार कर दिया और उन्हें फिर सजा मिली। और 10 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, मेरठ के सिपाहियों ने क्या कर दिया। अब बात आई मेरठ के सिपाहियों की। आप देखें दूसरे दिन वो दिल्ली पे पहुंचे और वहाँ पे बहादुर शाह जी वेट ही कर रहे थे कि आओ कोई मुझे बादशाह बना दो, तो उन्हें बादशाह बना दिया कि नहीं नहीं हम अंग्रेज के अंदर नहीं काम करेंगे, बहादुर शाह जी आप बन जाइए आप बादशाह। अब ये क्रांति का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अफवाह थी कि भविष्यवाणी है कि अंग्रेज राज समाप्त हो जाएगा। सैनिकों को विश्वास था कि वे अंग्रेजों को बाहर खेलने में सफल होंगे। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चारों ओर विद्रोह की आग फैल गई। कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। याद रखिएगा कानपुर में नाना साहब कर रहे थे। उन्होंने किले की जीत लिया। पहले वो किला जीते और खुद को पेशवा बना ली। ठीक है, फिर हैवलॉक ने नाना साहब को पराजित कर लिया और नगर पर फिर अधिकार कर लिया। नाना साहब भाग गए। नाना साहब के स्थान पर तात्या टोपे ने लिया। उन्होंने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें पुनः ले लिया। यानी यहाँ पे अब ये एक चीज़ आप देखिएगा 1857 के विद्रोह की हर जगह आंदोलन हो रहा है, लेकिन एक बार एक ही समय में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज को मौका मिल जाता था सबको दबाने का। अब यहाँ पे हो रहा था, उसी समय कहीं और भी होता, हर जगह एक टाइम में होता, तब हो सकता था कि उनके लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। लेकिन देखो यहाँ पे नाना साहब को फिर यहाँ पे अवध के विद्रोह का नेतृत्व, ये आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि कानपुर में आपका कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो कानपुर में आपका कौन कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। फिर अवध में कौन कर रहे थे, तो हजरत महल कर रही थी। फिर फलतन लखनऊ में भी विद्रोह हुआ। लखनऊ में भी विद्रोह, यहाँ योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया गया। सर हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। जनरल हैवलॉक ने सेना सहित बंदियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु जनरल नील सहित सारे सैनिक मारे गए। पर 1858 में, अब 1858 में क्या हुआ आप देख सकते हैं, एक वॉर की कुछ छवि है उसमें, बुक में अच्छा प्रिंट नहीं है लेकिन आपको यही है। चलिए, तो फिर 1858 में अंग्रेज़ों ने फिर से आपका यहाँ पे कब्जा कर लिया लखनऊ में, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने लखनऊ में निर्दोष व्यक्तियों की खूब हत्या की। ये 1858 की बात हो गई। अब यहाँ से हम लोग 1858 में आ चुके हैं। देखो कितना समय लग रहा है। मध्य भारत में विरोधियों का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मध्य भारत पूरा आपका राजस्थान ग्वालियर के इस रीजन में तात्या टोपे ने रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का बहादुरी के साथ सामना किया, किंतु कुछ विश्वासघातियों की सहायता से, विश्वासघाती क्या, उनके ही दरबार के, अंग्रेज झांसी में प्रवेश करने में सफल हुए। लक्ष्मीबाई कालपी की ओर निकली। कालपी जगह का नाम है। झांसी की रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया ने, देखो अब सिंधिया भी यहाँ पे,
सिंधिया कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेज के सपोर्ट में थे, ये भी आपको कारण है कि सब लोग भी अपोज में नहीं थे, कुछ सपोर्ट में थे। सिंधिया ने आगरा में अंग्रेजों के पास शरण ली, अंग्रेजों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और विद्रोही पराजित हो गए। आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ सपोर्ट में भी हैं। सिंधिया जो थे वो आगरा में अंग्रेजों के पास शरण ली, अंग्रेजों ग्वालियर पर आक्रमण किया और विद्रोही पराजित हो गए। रानी वीर गति प्राप्त हुई युद्धभूमि में ही। आप तो पहले भी बचपन में कहानी इसके बारे में पढ़े होंगे कि लेकिन तात्या टोपे भागे, लेकिन उनको भी पकड़ लिया गया, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। यानी ग्वालियर जो जीत लिए थे इन दोनों ने मिलकर, वो भी अब इनके हाथ से चला गया। अब बिहार में विद्रोह की बात करें तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व आरा के जगदीशपुर के हमारे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन आपको ये ही आएगा, देखिए 1 to 5 के क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आपको जनरल पूछे जाएंगे कि यहाँ पे कौन कर रहे थे, यहाँ पे कौन कर रहे थे, यहाँ पे कौन थे। ये आप थॉरोली बुक पढ़िएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में अंग्रेजों को परेशान करने के बाद वे उत्तर प्रदेश गए और कानपुर के युद्ध में भाग लिया। वे लखनऊ गए, नवाब ने उन्हें आजमगढ़ का शासक बना दिया, उन्हें आजमगढ़ का अधिकार कर लिया। उन्होंने कैप्टन डनवर को मार डाला, डनवर नाम है कैप्टन, उस समय वॉर को जो लीड कर रहा होगा। और मिलमैन मारकर सर ई लुरी सुरक्षित चले गए। अंतिम युद्ध आरा के निकट कैप्टन ली ग्राउंड से हुआ। कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध आरा के निकट कैप्टन ली ग्राउंड से हुआ। चलिए आगे। तो अब बात करते हैं 23 अप्रैल 1958, नहीं 19 नहीं है, 1858 है। अंग्रेजों की अपार क्षति हुई। गंगा पार करते समय वीर कुंवर सिंह के बाह में गोली लगी, उनके बाह काटकर गंगा में बहा दिया, किंतु इसका जहर पूरे शरीर में फैल गया था। 3 दिन के बाद जगदीशपुर 26 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। वे एक अजय योद्धा थे। तो ये देखिए वीर कुंवर सिंह आपके क्वेश्चन को एराइज करेंगे। बिहार का एग्जाम है तो बिहार के क्वेश्चन तो 100% ज़्यादा होंगे ही। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में आप पूछ सकते हैं, उनका डेथ कब हुआ ये याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858। वो कहाँ से थे? आरा से थे, ये बात याद रखिएगा। और भी उन्हें कहाँ का आपको बना दिया गया था? तो आजमगढ़ का उनको बना दिया गया था, नवाब ने उनको वहाँ के लिए बना दिया था। विद्रोही के प्रमुख पुराने राजवंशों के थे। उनके नेता, एक नेता मौलवी अहमदुल्ला जनसाधारण के प्रतिनिधि, वो मद्रास के रहने वाले थे। अब इनके बारे में है कि फैजाबाद में उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वो पीहर गए, वहाँ से हारकर रुहेलखंड गए। वहाँ के एक स्थानीय शासक ने रुपये की लालच में उनकी हत्या कर दी। पैसे के लिए भारतीय का उस समय खून बहा रहे थे, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जिन स्थानों पर विद्रोह नहीं थे वहां पर भी असंतोष था। असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब में भी विरोध हुए। इनमें से कुछ स्थानों पर विद्रोह जो था स्थानीय या फौजी छावनी तक था, उनके आसानी से दबा दिया गया। कुछ स्थानों में विद्रोह शुरू हुए पहले ही भारतीय सिपाहियों से हथियार शुरू होने से पहले ही ले लिया गया हथियार। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद आसपास के विद्रोह काफ़ी व्यापक और भयंकर थे। अब विद्रोह के असफल होने के कारण क्यों थे? इन विद्रोह में दोनों पक्षों में क्रूरता दिखी, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता भयंकर थी। वेपन्स था उनके पास, हम लोग कितना भी विद्रोह करेंगे वो वेपन्स रखे हुए थे। 1,50,000 लोगों की हत्याएं हुई, समझते हैं? अभी एक ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट हो जाता है, 150 लोग, उस समय 1,50,000 लोग की हत्या कर दी और कोई बोलने वाला नहीं था। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। अब विद्रोह के कारण की अगर बात करें तो असफलता के कारण जो थे, विद्रोह क्षेत्र सीमित था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्षेत्र सीमित था, ये अखिल भारतीय संघर्ष का रूप नहीं ले सका। कुछ लोग जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भागों में विद्रोह नहीं होगा। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में विद्रोह से दक्षिण भारत में रहा, यानी सेंट्रल रीजन में ज़्यादातर आपका विद्रोह हुआ। विद्रोही नेता में एकता का अभाव था। बहुत ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपस में कोई मीटिंग की, प्लानिंग की, एक साथ विद्रोह कर, ऐसा कुछ नहीं। एकता का भी था, मत भी अलग अलग था। नेताओं ने अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह किया, सब अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज के सभी वर्ग के लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। जैसे सिंधिया, होलकर, ये बात आप याद रखिएगा, होलकर, निज़ाम, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने, जमींदारों ने अंग्रेज की सहायता की। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं
सिख गोरखा राजपूतिया बटालियन ने वो वफादार बने नहीं। अगर उन्हें लॉयलिटी दी थी, पहले ही आप सपोर्ट दे दिया था, तो वो सपोर्ट में रहे। विद्रोही के समक्ष कोई निश्चित योजना नहीं थी, ऐसे ही कर दिए, निकल गए, आंदोलन कर दिए, 10 दिन बैठ गए, ऐसे ही हो रहा था। वे किसी तरह शासन, किस तरह, अगर मान लीजिए अंग्रेज चले गए तो रूल कैसे करेंगे, इसका कोई प्लानिंग नहीं थी। विद्रोही सैनिक बहादुर तो थे, ऐसा नहीं था कि हमारे सैनिक बहादुर नहीं थे, लेकिन उनमें अनुशासन का अभाव था। वो एक मतलब होता है ना, एक लीडर की कमी, एक डिसिप्लिन की कमी, इन सारी चीज़ की उनको कमी थी। विद्रोही नेता बहादुर होते हुए अपने सेना का नियंत्रण नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। उसके विपरीत अंग्रेजी सेनापति कुशल थे और अपनी सेना का पूरा नियंत्रण था। विद्रोहियों के पास धन और आदमियों का अभाव था। उनके पास शस्त्र भी सीमित थे। यात्रा और संचार साधन में अंग्रेज का अधिकार था। इसकी सहायता से वे विद्रोह दबाने में सफल रहे। इतने सारे कॉज होने के कारण वो विद्रोह को दबा दिए। अब अगर देखें तो इससे क्या स्वरूप आया। सन 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। 1857 के पहले जितने भी विरोध थे वो एक सीमित क्षेत्र थे, एक छोटे से एरिया तक सीमित रहा। सन 1857 भारतवासियों ने प्रथम बार अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर विरोध सशस्त्र विरोध किया। यह विद्रोह भी असफल रहा, किंतु इसके नेता भारतीय नवयुवक नवयुवतियों लेख कथाओं के नायक बन गए। जो भी इसमें नेता थे उनकी कहानियां आइडल बन गए लोगों के लिए। इस विद्रोह का नेतृत्व ज़्यादातर उनके सीमांत जमींदारों ने किया, जिनके राज्यों को अंग्रेज ने अपने राज्य में मिला लिया या अंग्रेजों ने हानि पहुंचाई। जमींदार वगैरह जो जिसका राज्य छिन गया, जिसे किसी का जमीन छिन गया, तो वो सब किए। इसलिए कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को सामंतों द्वारा विद्रोह मानते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, सामंतों का विद्रोह। इनका कहना है कि सैनिक को विद्रोह से इन्होंने लाभ उठाया, सैनिक लोग विद्रोह किए तो इन्होंने फायदा उठाया, सैनिक को मिलाकर इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विरोध किया। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। हिंदुस्तान सिपाही ही दोनों ओर से लड़े, सभी सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया, इसलिए हम इसे सिपाही विद्रोह नहीं कह सकते। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। विद्रोहियों को किसान और जनता का पूर्ण समर्थन मिला। सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उस समय भारत में आधुनिक अर्थों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। सैनिक छावनियों में जो विद्रोह आरंभ हुए उसका मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस वाला राइफल था। यह विद्रोह जितने बड़े भाग में फैला, उससे यह सिद्ध होता है कि स्वाधीनता के लिए संगठित रूप के लिए गया पहला प्रयास था। विद्रोह के कुछ वर्षों बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने साकार रूप लिया। परिणाम यह हुआ कि सन 1857 के विद्रोह के साथ ही भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कंट्रोल में नहीं था ब्रिटिशर के। बहुत सारा रूल वहाँ से अच्छा भी बनाता था इंग्लैंड में, वहाँ जो प्रधानमंत्री या रानी विक्टोरिया वगैरह, तो ये लोग अप्लाई नहीं करती। ये कंपनी थी, इसका काम ही था मुनाफा कमाना। तो अब कंपनी का शासन खत्म हुआ। विद्रोह के समाप्त होने पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया एक विशेष घोषणा के साथ भारत का शासन अपने हाथ में लिया। 58 में भारत संघ का अधिनियम के द्वारा भारत पर इंग्लैंड की सांसद का सीधा साधन हो गया, यानी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया गया। महारानी के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल को वायसराय, याद रखना, इसी के बाद से गवर्नर जनरल जो होते थे, जो जानते होंगे पहले आपके गवर्नर जो होते थे आपके, उनका जो हेड होता था, उनको अब वायसराय कहाँ जाने लगा, लॉर्ड कैनिंग। जिस समय में विद्रोह हुआ, भारत का पहला वायसराय। क्वेश्चन आता है पहला वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग बने। उनकी उदारता की नीति अपनाई। जिन नीतियों के कारण जनता में असंतोष था उसमें सुधार किए गए। विद्रोह के लिए जो दोषी पाए गए उनके अलावा सभी लोग को माफ कर दिया गया। जिन देशी राज्यों को अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था उन्हें रहने दिया, मगर उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। सिपाहियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। विद्रोह ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संदेह और नफरत की भावना कर दी। अब अंग्रेज थोड़ा मोड़ा जो भारत ट्रस्ट भी करता था, अब वो ट्रस्ट नहीं करने लगा। अभी तक कुछ अंग्रेज अधिकारी भारत पर विश्वास करते थे, भारत की प्रगति को अपनी नैतिक दायित्व मानते थे। विद्रोह के बाद भारतीय अविश्वास पर नज़र से देखे जाने लगे, पर विद्रोह की सफलता ने भारतीयों की आंखें खोल दी। फलता आगे के वर्ष में आंदोलन के लिए शांति का मार्ग चुना। आगे हम लोग जानते हुए बहुत सारा आंदोलन शांति के मार्ग से हुआ, बहुत सारा शांति में आंदोलन हुआ। तो इस हिसाब से आप देखें कि 1857 की क्रांति का जो बुक का चीज़ है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, डेट वगैरह कुछ याद रखिए, और कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा, तो आपको आसान होगी उस समय समझने में। जैसे कौन कौन थे, कहाँ से कौन थे, ये मैप के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए।
उसके अलावा 1800 जो ना होने के आप दिए रहेंगे, जो असफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऐसा कुछ दे देंगे और वो इस तरह का क्वेश्चन है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। वैसे ये अभी अध्याय 2 है, अभी अगले अध्याय में एकदम पैटर्न वाइज में आगे वीडियो डालता रहूँगा।